वेलकम गाइस, स्वागत है सभी का इंग्लिश नोटबुक के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका चेतन राजपुरोहित। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फेरेंस पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोग ये जान चुके हैं कि इन्फेरेंसेस क्या होते हैं, आपके एग्जाम में क्या रोल इनका रहता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैलेसीज के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैलेसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज के लिए जो फर्स्ट फैलेसी हमारे सामने है दैट इज फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। तो इसके तहत देखो क्या क्या आपको पढ़ना है वो जानिएगा। फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी में क्या होता है, देखो जो ये एनालॉजी जो शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सादृश्यता यानी सिमिलैरिटी। यानी इसके अंदर हम दो चीज़ों में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी शो करने की कोशिश करते हैं। और इसके पहले एक शब्द लिखा हुआ है फॉल्स। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलैरिटी दिखाने की या कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं जिनके बीच में किसी तरह का कोई भी समानता नहीं है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, हम असमान चीज़ों की कंपैरिजन करते हुए अगर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो वो कंक्लूजन जो होता है वो फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, लेकिन पहले हम एक डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ एक लिखा हुआ है मेकिंग इन्फेरेंसेस बेस्ड ऑन एन एनालॉजी दैट इज टू डिफरेंट फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। यानी आप अगर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और उस कंक्लूजन का जो आर्ग्यूमेंट है, जो प्रीमाइज है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी समानता नहीं है, तो असमान ऑब्जेक्ट्स के बीच की कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, उसी को बोला जाता है फैलेसी ऑफ फॉल्स इन्वेंशन। एग्जाम्पल देखिएगा, यहां लिखा हुआ है कि कार्स कोज मेनी मोर डेथ्स। भाई कार्स की वजह से काफ़ी सारी डेथ्स होती है एक्सीडेंट में देन फायर आर्म्स। जो आपके हथियार हैं, वेपन्स हैं, आग वाले जो हथियार हैं, इनकी तुलना में कारों से ज़्यादा एक्सीडेंट्स या डेथ्स होती है। सो इफ़ वी आर गोइंग टू बैन फायर आर्म्स, अगर हम फायर आर्म्स को भी बैन कर दें तो इसका मीनिंग क्या है, वी शुड ऑल्सो बैन कार्स। हमें कार्स को भी बैन करने की आवश्यकता है। गाइज, यहाँ पर कार और फायर आर्म्स के बीच में सिमिलैरिटी शो करने की कोशिश की गई है, ठीक है। लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार और फायर आर्म्स जो है उनके बीच में किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हालांकि नुकसान दोनों से ही हो रहा है, लेकिन कार्स के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन फायर आर्म्स के किसी तरह के कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो क्या होती है, आपकी फैलेसी ऑफ फॉल्स इन्वेंशन एनालॉजी होती है, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। पीपल हु कैन नॉट गो विदाउट देयर कॉफी एवरी मॉर्निंग। भाई जो इंसान बिना कॉफ़ी के नहीं रह सकते, मॉर्निंग में उठते ही जो इंसान चाय पिए बिना या कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह सकते, आर नो बेटर देन एल्कोहलिक्स। वो जो एल्कोहलिक्स होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उनके जैसे ही हैं। अब यहाँ कहा गया भाई जो लोग जो चाय पीने के आदी होते हैं, शौकीन होते हैं, तो वो चाय के बिना नहीं रह सकते। उसी तरह जो एल्कोहलिक्स होते हैं वो अल्कोहल के बिना नहीं रह सकते। तो हमने यहाँ पर जो टी हॉलिक या कॉफ़ी हॉलिक जो है उनकी कंपैरिजन हमने अल्कोहलिक से कर दी। अब देखो दोनों के बीच में किसी तरह की कोई समानता नहीं है। अब यहाँ पर देखो अल्कोहल को हम सोसाइटी में गलत नज़र से देखते हैं, जबकि कॉफ़ी पीना जो है वो कोई भी गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसी असमान चीज़ों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो फॉल्स एनालॉजी होती है। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं, क्या पता आपको और आसानी से समझ में आ जाए। यूजिंग अ कंप्यूटर विदाउट ट्रेनिंग इज लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट अ लाइसेंस। जैसे भाई आप बिना ट्रेनिंग के आप कंप्यूटर को आप रन करते हैं, चलाते हैं, वो ठीक वैसा ही है जैसे कि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। गाइस, यहाँ पर समानता सिमिलैरिटी दोनों में शो की गई है, बिना ट्रेनिंग के कंप्यूटर को यूज़ करना और बिना ट्रेनिंग के गाड़ी को चलाना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर और गाड़ी के अंदर किसी तरह की कोई समानता नहीं है।
अगर आप बिना ट्रेनिंग के कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के, बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं तो उससे एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने समानता दर्शाने की, समानता के आधार पर कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश की है, वही होती है फॉल्स एनालॉजी। चिल्ड्रन आर लाइक डॉग्स, अब यहाँ पर बच्चों की कंपैरिजन डॉग से की गई है, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो डॉग्स की तरह है, दे नीड टू बी स्ट्रांगली डिसिप्लिन एंड हाउस ब्रोकन, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है कि बच्चे जो हैं भाई, चिल्ड्रन, बच्चों की कंपैरिजन डॉग से की गई है, ठीक है। जिस तरीके से डॉग्स जो होते हैं उनको डिसिप्लिन जो संस्कारी या आज्ञावान बनाने की कोशिश हमें करनी पड़ती है या आज्ञावान बनाने की ज़रूरत हमें पड़ती है, वैसे ही बच्चों को भी डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आपने समानता तो दर्शाने की कोशिश की है, लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चिल्ड्रन और जो डॉग्स हैं, ये असमान ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो ऐसी सिमिलैरिटी को फॉल्स एनालॉजी कहते हैं। मतलब दोनों के बीच में कहीं भी कोई समानता नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखो, बनानाज एंड टेलीफोन आर बोथ शेप्ड टू फिट आवर हैंड्स, सो बनानाज मस्ट लाइक टेलीफोन्स। अब यहाँ पर देखो, एक सिंपल सी बात समझते हैं, मस्ट बी लाइक होगा कि बनानाज और टेलीफोन जो है वो दोनों ही दोनों, ठीक है, ह्यूमन शेप में, मतलब हमारे हाथ में फिट होने के लिए बनाए जाते हैं। बनाना जो है उसका आकार भी वैसा ही होता है जो हमारे हाथ में एकदम अच्छे से फिट हो जाए, और वैसा ही टेलीफोन जो है उसको भी वैसा ही बनाया जाता है कि जो हमारे हाथ में फिट हो जाए। अब आगे हमने कह दिया कि सो बनानाज मस्ट बी लाइक टेलीफोन्स। अब बनानाज की और टेलीफोन्स की कंपैरिजन हमने कर दी है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि बात कंपैरिजन की हो रही है, समानता दर्शाने की हो रही है, लेकिन किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, द फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। तो ये फैलेसी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गई होगी। चलिए, एक इंपॉर्टेंट फैलेसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन। गाइस, फैलेसी ऑफ डिवीजन और एक फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होता है, दोनों जो है वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फैलेसी ऑफ डिवीजन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। Fallacy of division occurs when someone argues that something that is true for the whole is also true for the part of the whole। देखो बात समझिएगा, डिवीजन का मतलब क्या है। फैलेसी ऑफ डिवीजन है कि अगर कोई चीज उसके कंप्लीट पार्ट के लिए यानी होल पार्ट के लिए अगर सच है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो उसके छोटे से हिस्से के लिए भी सही है। कैसे? अगर मैं कहूं कि इंडिया जो है वो एक महान देश है, तो इसका अर्थ मैं ये भी कह सकता हूं कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति, इंडियन जो है वो भी महान है। तो जब हमने कहा कि इंडिया यानी होल अगर महान है, तो उसका पार्ट जो है वो भी क्या है, महान है। तो कोई चीज़ अगर उसके कंप्लीट के लिए अगर सच है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो उसके एक पार्ट के लिए भी सही है। एक कंपनी है, कंपनी जो है वो अपनी डिसिप्लिन, अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि उस कंपनी का एक एम्प्लॉय जो है वो भी ईमानदार है, वो भी ऑनेस्ट है। तो कंपनी होल हो गया, कंप्लीट हो गया, वो अगर ईमानदार है तो उसका पार्ट एम्प्लॉय जो है वो भी वहाँ पर ईमानदार है। तो ऐसी फैलेसी को फैलेसी ऑफ डिवीजन कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल से समझो, मैंने कहा वीमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर पेड लेस। भाई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो महिलाएं हैं उनको कम पे किया जाता है देन मैन, आदियों की तुलना में पैसे कम दिए जाते हैं। देयरफॉर माई मॉम मस्ट मेक लेस मनी, इसलिए मेरी जो मदर है वो मेरे पापा के कंपैरिजन में पैसे कम कमाती है। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स की औरतें यानी होल सारी औरतें, वो उनको अगर कम सैलरी मिलती है तो उसकी जो मदर है यानी उन सारी औरतों का एक हिस्सा है उसकी मदर, उनको भी कम पैसे मिलते हैं। तो होल के लिए जो ट्रू है वो ट्रू उसके पार्ट के लिए भी हम मान लेते हैं, तो वो होता है फैलेसी ऑफ डिवीज़न। ठीक है, मैंने कहा मेरी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका अर्थ हुआ कि मेरा ब्रदर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फैमिली होल हो चुका है, होल के लिए अगर कोई बात अप्लाई होती है तो उसको हम
अपने किसी एक पार्ट के लिए भी अप्लाई कर दें तो वो होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और देखते हैं, द बॉयज इन माई नेबरहुड लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। मेरे पड़ोस के जो बच्चे हैं वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आफ्टर स्कूल, सो माई न्यू नेबर केविन विल ऑल्सो लाइक टू प्ले बास्केटबॉल विद देम। अब मेरा नेबरहुड यानी सारे पड़ोसी यानी होल, सारे पड़ोसी अगर बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो मेरा एक नेबर यानी उसका जो पार्ट है वो भी बास्केटबॉल खेलना उनके साथ पसंद करेगा। तो जो होल के लिए ट्रू है वो भी उसके पार्ट के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पर ये फैलेसी ऑफ डिवीजन हो चुका है। चलिए, आई जस्ट रेड अ रिपोर्ट अबाउट टीचर्स। मैंने टीचर्स के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी, नॉट बीइंग हैप्पी विद हाउ मच दे आर पेड, कि उनको जो सैलरी मिलती है उससे वो खुश नहीं है। तो टीचर्स को जो सैलरी मिलती है उससे वो खुश नहीं है, यानी होल के लिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। माई आंट शारा हु इज़ अ टीचर, मेरी आंट जो है वो शारा वो एक टीचर है, मस्ट बी अनहैप्पी, और वो भी क्या है, अनहैप्पी है। तो देखो सारे टीचर्स के लिए हमने पहले बात की है कि सारे टीचर्स जो हैं उनको कम सैलरी मिलती है। इसका अर्थ हुआ कि मेरी जो आंट है उसको भी कम सैलरी मिलती है और वो भी क्या है, अनहैप्पी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो बात सारे टीचर्स के लिए एप्लीकेबल है वो सेम बात मेरी आंट के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी होल के लिए जो ट्रू है वो एक पार्ट के लिए भी ट्रू है। अब सेम इसी का ऑपोजिट देखो क्या है, सेम इसका ऑपोजिट है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो बात होल के लिए ट्रू है वो पार्ट के लिए भी ट्रू है, लेकिन अब इसमें है जो बात पार्ट के लिए उसके एक हिस्से के लिए सच है वो उसके पूरे होल के लिए भी सच है। एक आदमी है वो ईमानदार है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी फैमिली भी ईमानदार है। ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन होता है। कैसे, देखो, द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन अराइजेज व्हेन एन इंडिविजुअल assumes something is true of the whole just because it is true of the some part of the whole। कि इस फैलेसी के तहत कोई व्यक्ति ये मानता है कि अगर वो चीज़ उसके एक पार्ट के लिए सच है तो इसका अर्थ हुआ वो उसके होल पार्ट के लिए भी सच है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टैंड अप एट ए कॉन्सर्ट, जैसे कि मान लो आप एक कॉन्सर्ट में खड़े हैं, ठीक है, एंड यू कैन यूजुअली सी बेटर, और आपको वहाँ से सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। भाई एक म्यूजिकल सेरेमनी जो होती है उसमें आप खड़े हो और आप जहाँ बैठे हैं या खड़े हैं वहाँ से आपको सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इससे आप क्या मानते हैं, यू मे देन डायरेक्टली इन्फर दैट एवरीवन स्टैंड्स अप, एवरीवन कैन सी बेटर। अब देखो बात समझना कि जैसे कि आप खड़े हो, जब आप खड़े हो तो आपको सब कुछ साफ दिख रहा है, तो इससे आप क्या डिसाइड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा रहकर अगर कॉन्सर्ट देखे तो उसको सब कुछ सही दिखेगा। तो आपके यानी पार्ट के लिए जो एप्लीकेबल थी आपने होल के लिए उसको सच मान लिया। यही तो होती है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। देखो, हाइड्रोजन इज नॉट वेट, अब मैंने कहा हाइड्रोजन वेट नहीं है, गीला नहीं है। ऑक्सीजन इज नॉट वेट, और ऑक्सीजन भी वेट गीला नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि वाटर जो है वो भी वेट नहीं है। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पानी यानी वाटर जो है इसके एलिमेंट्स हैं। तो एक एलिमेंट के लिए यानी एक पार्ट के लिए आपने क्या माना कि ये इसका जो हाइड्रोजन है एक पार्ट जो है वो वेट नहीं है, तो इसका मीनिंग उसका होल यानी वाटर जो है वो भी वेट नहीं होगा। अब ये गलत है, और गलत कंक्लूजन को ही फैलेसी कहा जाता है। तो जो बात पार्ट के लिए सच मानी गई थी उसको आपने होल के लिए सच मान लिया या उस नतीजे पर पहुंचे, उसी को कहा जाता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर देखो, इफ़ अ रनर रन्स फास्टर, अगर एक कोई रनर है क्रिकेट के अंदर जो अच्छे से रन बनाता है, ही कैन विन द रेस, और वो अच्छा, इफ़ अ रनर फास्टर, ठीक है, रन्स फास्टर, अगर कोई भी धावक रेसर जो है वो तेज़ भागता है तो वो रेस को जीत सकता है। इसलिए इफ़ ऑल द रनर्स रन फास्टर, अगर सारे रनर फास्ट भागते हैं, तेज़ भागते हैं, तो वो रेस को जीत सकते हैं। अब देखो, पहले आपने क्या कहा, अगर एक व्यक्ति तेज़ भागता है तो रेस को जीत सकता है, यानी पार्ट की बात की। तो इसके आधार पर आपने कहा अगर सारे व्यक्ति तेज़ भागते हैं तो वो रेस को जीत सकते हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीतता कोई एक ही है, लेकिन एक पार्ट के लिए जो चीज़ एप्लीकेबल थी वो आपने होल के लिए एप्लीकेबल कर दी, उसी को फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन कहा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं,
एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टन मशीन इज लाइट। एक मशीन है जिसका हर एक पार्ट जो है वो हल्का है। इसका नतीजा, आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मशीन जो है वो भी क्या है, लाइट है। यानी अगर एक हिस्सा अगर लाइट है, लाइट वेट है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो कंप्लीट मशीन जो है वो भी लाइट वेट है। तो एक पार्ट के लिए जो अप्लाई किया वो आपने पूरे होल के लिए अप्लाई कर दिया। इसी को बोला जाता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो रही है साथियों। ये जो फैलेसी है, द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, थोड़ी सी आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लग सकती है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप आराम से समझ सकते हैं। इक्विवोकेशन जो शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। यानी कई बार हम ऐसी बात सामने वाले से कह देते हैं जो उस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाता। जैसे मैं कहता हूँ, कल मैंने मरे हुए हाथी को चलते हुए देखा। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन ये अस्पष्ट है। सामने वाला व्यक्ति ये समझ सकता है कि एक मरा हुआ था हाथी, एक डेड एनिमल था, और उसको चलते हुए आपने देखा, यानी वो मरा हुआ हाथी चल रहा था। जबकि मेरा कहने का वहाँ पर सेंस क्या बना कि आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, एंड आई सॉ अ डेड एनिमल, मैंने उस मरे हुए एनिमल को, जानवर को, हाथी को देखा। तो कहने का मतलब अस्पष्ट चीज़ें जो होती है उसी को कहा जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। क्या होता है इसमें देखो, द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन अकर्स व्हेन अ की टर्म, उसके अंदर एक की टर्म है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, इन एन आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड इन एन एम्बिगुअस वे, और उसको अस्पष्ट तरीके से यूज किया जाता है, विद वन मीनिंग इन वन पोर्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड देन अनदर मीनिंग इन अनदर पोर्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, एक शब्द को एक आर्ग्यूमेंट में यूज किया जाता है और उसी शब्द को दूसरे आर्ग्यूमेंट में भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा दोनों जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जो है वो वहां पर बदलता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों को एक समान मीनिंग मानकर अगर हम उसके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, उसी को बोला जाता है फैलेसी ऑफ फॉल्स या फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल से समझो, बात बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने लिखा कि नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक। भाई जो बच्चे शोर मचाते हैं वो एक हेडेक है। 2 एस्पिरिन विल मेक अ हेडेक गो अवे, और अगर आप 2 एस्पिरिन टैबलेट ले लेते हैं तो उससे जो हेडेक है वो चला जाता है। साथियों, आपने यहाँ देखा होगा कि जो फर्स्ट में जो हेडेक लिखा हुआ है इसका अर्थ यहाँ पर परेशानी है। भाई बच्चे शोर मचा रहे हैं तो उससे आप परेशान हो रहे हैं, तो इस हेडेक का अर्थ क्या है, परेशानी, ट्रबल्स। जबकि दूसरा वाला जो हेडेक है इसका अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है, सर दर्द, जो आपका बॉडी का एक जो पेन है, सिकनेस है। अब हमने हेडेक शब्द को सेंटेंस में 2 बार यूज़ किया और दोनों ही जगह उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। अब हमने इसके आधार पर एक नतीजे पर हम पहुंचे कि देयरफॉर 2 एस्पिरिन विल मेक ऑल नॉइजी चिल्ड्रन गो अवे। भाई जिस तरीके से एस्पिरिन से हेडेक चला जाएगा, और फर्स्ट सेंटेंस में हमने कह दिया कि बच्चे ही हेडेक हैं, तो जब एस्पिरिन लेने से हेडेक चला जाएगा तो एस्पिरिन लेने से बच्चे भी चले जाएंगे, जबकि ये चीज़ आप गलत ले रहे हो। हमने फर्स्ट सेंटेंस में कहा है कि बच्चे जो हैं वो हेडेक है यानी परेशान करने वाले हैं, जबकि सेकंड सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि एस्पिरिन लेने से सिर का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कि बच्चे ही हेडेक हैं तो एस्पिरिन लेने से वो हेडेक यानी बच्चे भी चले जाएंगे, गलत बात है ये, क्योंकि दोनों ही जगह पर हेडेक शब्द जो है वो अलग अलग मीनिंग यहाँ पर कन्वे कर रहा है। तो ऐसी धारणा पर जब हम पहुँचते हैं उसी को फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन कहा जाता है, यानी अस्पष्ट या असमान, अनक्लियर। जैसे नेक्स्ट एक लिखा हुआ है, बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, लाफ टू स्कॉर्न एंड द पावर ऑफ मैन फॉर मोर ऑफ वुमन बॉर्न, नन ऑफ वुमन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ। साथियों, विलियम शेक्सपियर का प्ले हेमलेट में लिखा हुआ है जिसमें मैकबेथ को वरदान दिया गया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मार सकता जिसको किसी महिला ने जन्म दिया है। अब वो ये मानकर बैठ जाता है कि भाई हर इंसान को कोई ना कोई महिला ही जन्म देती है, इसका मतलब ना तो ऐसा होगा और ना मैं कभी मरूंगा। लेकिन यहाँ पर सेंस कुछ और बनता है, ये बात अस्पष्ट की गई है। उसने कहा है कि महिला जिसको जन्म नहीं देगी
एक्चुअली उसमें एक व्यक्ति का, ठीक है, सीजरियन ऑपरेशन के थ्रू जो, ठीक है, बॉडी में कट लगाकर उस बच्चे को वहाँ से निकाल लिया गया था। महिला ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि बच्चे का बल्कि ऑपरेशन के थ्रू उस बच्चे को बाहर निकाला गया है। तो एक अस्पष्ट बात वहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। ऐसी बातें ही जो होती है वो होती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा टैक्सेस आर अ ट्रू हेडेक। भाई टैक्स जो है वो एक हेडेक है, और पेन किलर्स विल मेक अ हेडेक गो अवे। और अगर आप पेन किलर्स लेते हैं तो उससे हेडेक चला जाता है। इसलिए अगर आप पेन किलर्स लेते हैं तो टैक्स भी चला जाएगा, ऐसा नहीं साथियों, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में हेडेक जो है वो यहाँ पर परेशानी के लिए लिखा हुआ है, और सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हेडेक है वो आपके बॉडी की सिकनेस के लिए लिखा गया है। तो एक ही शब्द सेंटेंस को हम अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग के साथ में हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। अब देखो हमने लिखा अ मैन इज द ओनली इंटेलिजेंट एनिमल ऑन द प्लैनेट, कि एक जो अ मैन है वो इस प्लैनेट पर एकमात्र ऐसा क्रीचर है, एनिमल है जो इंटेलिजेंट है। सिंस अ वुमन इज नॉट अ मैन, चूंकि जो वुमन है, महिला है, वो आदमी नहीं है, मैन नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि विमेन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब जब हम पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि सिर्फ मैन ही है जो इंटेलिजेंट है, इसका अर्थ हुआ कि विमेन इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वो आदमी नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो मैन लिखा हुआ है उसका अर्थ है ह्यूमन रेस, मानव जाति की बात की गई है, जिसमें आदमी भी शामिल है और औरत भी शामिल है। जबकि सेकंड सेंटेंस के अंदर जो यहाँ पर मैन शब्द का यूज़ किया गया है वो आदमी के लिए यूज़ किया गया है। तो दो शब्द यहाँ पर, एक ही शब्द दो बार यूज़ किया गया है, दोनों ही स्थान पर उसका मीनिंग जो है वो बदल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, यानी हम अलग अलग उस मीनिंग को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, अलग अलग यूज़ किए हुए एक ही वर्ड को जो दो बार हमने यूज़ किया है अलग अलग मीनिंग में, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, उसके आधार पर हम एक गलत नतीजे पर पहुंचते हैं, उसी को कहा जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। एक लास्ट फैलेसी है साथियों आपके लिए, द फैलेसी ऑफ नॉन सिक्वेटर। देखो सिक्वेटर का मीनिंग है यहाँ पर सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी एक लाइन, चेन हम कह सकते हैं। नॉन का मतलब नेगेटिव। इसके अंदर हम एक ऐसा कंक्लूजन हम रखते हैं या एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जिसका पिछले किसी भी कंक्लूजन से कोई भी जिसकी समानता नहीं है। द टर्म नॉन सिक्वेटर रेफर्स टू ए कंक्लूजन दैट इज नॉट अलाइंड विद द प्रीवियस स्टेटमेंट। यानी नॉन सिक्वेटर उसके लिए यूज़ किया जाता है जो पीछे बोले गए किसी भी स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। यानी हम दो सेंटेंस लेंगे, एक आर्ग्यूमेंट होगा और उस आर्ग्यूमेंट के आधार पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन जो है वो उसमें बिल्कुल भी समानता नहीं है, वो दोनों आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। कैसे? जैसे मैंने लिखा माई रेफ्रिजरेटर इज एक्टिंग अप। एक्ट अप होता है खराब तरीके से चलना, प्रॉपरली फंक्शन ना करना। मैंने कहा मेरा रेफ्रिजरेटर है वो आजकल सही काम नहीं कर रहा है। आई वुड बेटर फिनिश दैट बुक फ्राइडे, और ये बुक जो है वो मुझे फ्राइडे को फिनिश कर लेनी चाहिए। अब देखो फ्रीज का सही तरीके से वर्क ना करना और बुक का फिनिश करना फ्राइडे तक, इन दोनों के बीच में देखो कोई सीक्वेंस ही नहीं है। यानी आई वुड बेटर फिनिश दैट बुक, ये जो लिखा है इसका पिछले वाले सेंटेंस से कोई लॉजिक ही नहीं है। यानी हम जब भी कुछ बोलते हैं तो एक सीक्वेंस के आधार पर बोलते हैं। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस को ही ध्यान में रखते हुए मैं नया सेंटेंस आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो सेंटेंस रखे गए हैं और दोनों सेंटेंस का कोई सीक्वेंस ही नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ नॉन सिक्वेटर। जैसे मैंने लिखा आई गॉट सिक आफ्टर ईटिंग फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद मैं बीमार हो गया। पिज्ज़ा इज़ द बेस्ट, पिज़्ज़ा सबसे मस्त है। अब यहाँ पर देखो पिछले वाले सेंटेंस से कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रही, पीछे जो बात कुछ और कही गई है, अगले वाले स्टेटमेंट में नई बात उसने रख दी जिसका पीछे वाले सेंटेंस से कोई लिंक नहीं है, कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ नॉन सिक्वेटर। और एक लास्ट एग्जाम्पल है, मेरी बेक्स द बेस्ट केक्स इन द टाउन। मेरी एक लड़की है जो शहर में सबसे अच्छे केक बनाती है।
शी शुड रन फॉर मेयर, और उसको मेयर के पोस्ट के लिए खड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमने कह दिया अच्छा केक बनाती है, और आगे वाले सेंटेंस के अंदर हमने कह दिया कि मेयर के लिए उसको जाना चाहिए, मेयर की पोस्ट के लिए उसको खड़ा होना चाहिए। अब दोनों सेंटेंस किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। मैं अगर कहूँ कि आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं आपको कहूँ कि आपका एग्ज़ाम आ गए, अब आप पढ़ाई कर लो, तो यहाँ पर देखो आज तो बहुत गर्मी है और उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाई करने के लिए कह दिया, तो सीक्वेंस को ही फॉलो नहीं कर रहा। ये फैलेसी ऑफ नॉन सिक्वेटर है। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता कि आज तो बहुत गर्मी है, चलो एक काम करते हैं कि कूलर में पानी डालकर हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अब ये जो दोनों सेंटेंस आप बोल रहे हैं ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये फैलेसी ऑफ नॉन सिक्वेटर नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ रही है। आप अगर वीडियोस को, दोनों वीडियोस, जो पिछला वीडियो और अभी वाला जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों वीडियोस को अगर आप बार बार देखेंगे, 3 से 4 बार अगर आप देखेंगे गाइस, मैं गारंटी के साथ में मैं आपको कह सकता हूं कि फैलेसी जो आपके एग्जाम में आने वाली है उसका क्वेश्चन आप डेफिनेटली करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए फैलेसी के क्वेश्चंस हैं और कुछ नए क्वेश्चंस आपको जो पढ़ाए गए हैं उस पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाकर मैं ये बता दूंगा कि फैलेसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो आप डेफिनेटली करेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस जाते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करते रहोगे तो आपके होने जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को भी आपको बेनिफिट मिल सकता है और मुझे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं तैयारी और लगता है इंग्लिश से डर, तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इंग्लिश नोटबुक ऐप, जो आपको करवाए अंग्रेजी विषय की विशेष तैयारी। अपने स्मार्टफोन पर जब चाहे जहां चाहे करें पढ़ाई। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही चेतन राजपुरोहित सर से पाएं लाइव क्लासेस में डाउट सॉल्यूशन। तो प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें इंग्लिश नोटबुक ऐप।